तो नमस्कार, आज हम गाजीपुर बॉर्डर पे आए हुए हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ पे जो है रेबल सदानंद जी हैं यहाँ पे, तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि उनका किसान आंदोलन को लेकर क्या राय है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और अपने मीडिया के तमाम साथी भाइयों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि निष्पक्ष होके आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। आज गोदी मीडिया पे किसी को यकीन नहीं है, यह आप लोगों के माइक है, आप लोगों का मंच है, जब लोग आश्रित हैं सही जानकारी के लिए। आप लोगों की वजह से आज लोग इस आंदोलन को एक सफल आंदोलन मान रहे हैं और ये सफल होकर ही रहेगा, क्योंकि सत्य के लिए लड़ाई है। और आप जानते हैं इस बात को कि सत्य के लिए आप दुनिया को छोड़ सकते हैं, लेकिन दुनिया के लिए आप सत्य को नहीं छोड़ सकते। जी, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कह रहे थे कि यहाँ पर तमाम जितने भी किसान आंदोलन पे बैठे हैं वो आंदोलन जीवी है, तो एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द का शोभा देता है सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद का एक कद है और उस गरिमा को मैं मानता हूँ। मैं बागी जरूर हूं, लेकिन मैं संवैधानिक तौर पे बगावत करता हूं। ये उनका विचार था, ये उनकी गलती नहीं है। आपने पिछले 6 सालों में देखा होगा वो अपने देश में कम और विदेशों के दौरे ज़्यादा लगाते आए हैं। अमेरिका तो कई बार चले गए, वो ऑस्ट्रेलिया गए, वो युगांडा चले गए, अफ्रीका के दौर पे चले गए। जब एक प्रधानमंत्री इतने लंबे टाइम तक विदेश में रहेंगे तो कहीं ना कहीं विदेशी कल्चर भी प्रभाव करेगा। और वो अमेरिका में बहुत बार गए। हाउडी मोदी, आपने देखा होगा, ट्रंप के लिए उन्होंने कैंपेन किया। ये और बात है कि उन्होंने आज तक जिनके लिए भी कैंपेन किया वो आज तक चुनाव जीत नहीं पाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये परजीवी वाली बात जो आपका प्रश्न, इसका सटीक आंसर देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार गए अमेरिका और गए नासा, और नासा ने तो कई साल से पहले बोला कि हमने तो भाई एलियन पकड़ रखे। एलियन कोई परजीवी बोला जाता है जो दूसरे ग्रह में। तो जो अपने देश से इतने दूर रहेंगे, इतनी दूरियां बनाएंगे, आए दिन बाहर रहेंगे, भाई जब वो मंगल ग्रह के प्राणियों से मिल के आएंगे तो हम जैसे बढ़ती हुई दाढ़ी के लोगों को भी तो परजीवी बोलेंगे ना। तो इसके लिए आप ज़्यादा जज्बाती मत हो, ये उनके जज्बात थे जो फिसल गए बस। सर, ऐसा क्यों है? बार बार कहा जा रहा है कि हर आंदोलन में लेफ्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो मोदी जी को लेफ्ट नजर आती है ज़्यादा? देखिए, लेफ्ट और राइट छोड़ दीजिए, हमारा हार्ट दिल में होता है, आप ये समझिएगा। अब मैं नहीं जानता हूँ परजीवियों का हार्ट कहाँ होता है, ये एक शोध का विषय है। तो हम जज्बाती लोग हैं, हम दिल की सुनते हैं, भावना प्रधान देश है हम। हमारे यहाँ पे लोग आंसू निकाल लेते हैं, जब स्वयं रोते हैं तो दलधारा बन जाती है, और जब कोई दूसरा रोता है तो वो मगरमच्छ के आंसू हो जाते हैं, घड़ियालू आंसू हो जाते हैं। तो आप लेफ्ट और राइट छोड़िए। मैं केवल एक बात बोलूँगा, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अकाली दल हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये भी तो हमारे देश के लोग हैं ना, इसी देश के वासिंदे हैं। अगर कोई अपना विचार रख रहा है तो खुला मंच अपने विचार तोड़ कर रखेंगे। अगर आपके मुद्दे में दम है, लोग आपको स्वीकार करेंगे। आइए मेरे साथ आइए। जी सर, बार बार कहा जा रहा है कि काला कानून है, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे थे कि इसमें काला क्या है, किन लोगों को काला दिख रहा है, ऐसा हमें बताइए तो सही। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, उनका ये जो सवाल है ना, वो सवाल रोड पे आके क्यों नहीं करते, खेतों में आके क्यों नहीं करते? वो केवल अपनी गोदी मीडिया पे जाके पूछते हैं कि क्या काला है, क्या काला है। चलिए मैं आपको एक रेलेवेंस कर देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। बहुत सिंपल रेजोल्यूशन है। अभी आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या लाइव कर रहे हैं? पहले ये बताइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? रिकॉर्डिंग। लाइव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ इंटरनेट नहीं है। यहाँ इंटरनेट क्यों नहीं है? क्योंकि सरकारी इंटरनेट बंद हो चुका है, BSNL खत्म हो चुकी है। लेकिन जो तमाम जो यहाँ पे जितने भी ओबीवेंस लगे न्यूज़ चैनल के, जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल है, उन लोगों तो लाइव। मैं इसके ऊपर आऊंगा, पहले आप मुझे अपने प्रश्न का पूरा जवाब कर लेने दीजिए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। हम लोग यहाँ लाइव इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आज BSNL नहीं है। BSNL सरकारी कंपनी थी, यहाँ जियो है, एयरटेल है जो प्राइवेट है, जो सरकार के कहने से या अपने कहने से कभी भी नेट बंद कर सकती है। अगर कल को ये खेती प्राइवेट हो गई, अगर अडानी जी ने हमारे खेतों में आके फसल खरीद लिया, मैं ये नहीं कहूँगा कब्जा करेगा, अगर उन्होंने हमारे फसल खरीदेंगे हमारी फसलें, और कल को अगर आपके माता जी ने ये कह दिया कि आज हम गोभी मटर बनाएंगे, गोभी मटर, और अडानी जी के मन में आ गया कि एक हफ्ते तक अभी मैं गोभी नहीं बेचूंगा, एक हफ्ते बाद बेचूंगा, तो गोभी मटर बना लेंगे क्या आप? नहीं बना सकेंगे ना मेरे साथी भाई। क्यों नहीं बना सकेंगे? क्योंकि वो गोभी और मटर प्राइवेटाइज हो चुका होगा, निजीकरण हो चुका होगा। तो हमारी ये जो लड़ाई है ना किसान आंदोलन का, वो केवल उस निजीकरण के शिकंजे से इस देश को बचाने की जद्दोजहद है, और इस जद्दोजहद में हम इस जंग को जीत के रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा था कि जो 3 काले कानून हैं, ये
चाहे किसान इसको वापर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर है। लेकिन ये जितनी भी तमाम छोटे किसान जो है, जिनका 1 किला से छोटी ज़मीन जो है, उनकी तादाद ऑल ओवर किसान से सिर्फ 80% है। ये उन लोग के लिए फ़ायदेमंद है। नहीं, एक बात तो बताओ, जो पहला ही पॉइंट है, चाय पीने दो भाई साहब, मैं बोलूँगा, जो पहला पॉइंट है, नहीं समझ रहे, वो पॉइंट क्या है कि किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। वो तो बेच तो अब भी सकता है। और एक बात बताओ, छोटा किसान, एक तरह तो तुम कह रहे हो छोटा है, 1 एकड़ से छोटा, उसको फायदा होगा। मान लो उसके 4 बोरी दाल हुई, उस बोरी को लेके वो कर्नाटक बेचने जाएगा? इतना तो पहला खत्म पॉइंट, पहला खत्म। दूसरे पे आ जाओ, अगर उसने नहीं लिया किसी भी वजह से, अब ये प्रकृति है, प्रकृति का मतलब आलू बुवा दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट बेस में, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहे हैं, वो आलू कर दिया, उसके बाद में वो छल्ला लेके आ जाते हैं, इस साइज का है, इस छल्ले में रुकेगा तो लेंगे, और जो छोटे साइज का हो गया उसको ले जाओ अपने घर। आलू के चिप्स बनते हैं। हाँ। और एक बात सुनिएगा, चिप्स बड़े आज सुनिए, किसान का आलू बिके ना बिके, गौर से सुनिएगा, जो किसान इस आलू को उगाएगा उसे उसका रेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो बिजनेसमैन इसको चिप्स बना के बेचेगा प्रॉफिट वो लेके जाएगा। अब एक और प्रश्न है, कई लोग इस आंदोलन में, हमारे बड़े भाई हैं, और इन्होंने एक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा कोटेशन दिया आप लोगों के बीच में। जो लोग कहते हैं कि हम जो आंदोलन करते हैं हमारे पास समाधान है या नहीं, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा मेरे भाई, कि जिन पे बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में 2 बीघे ज़मीन है और उन्हें दिल्ली में अपनी फसल बेचना, वो लाएंगे कैसे? किसी तरह लेके भी आएंगे तो रखेंगे कैसे? बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्यों ना सरकार, आप बैंक का अकाउंट खोल रहे हो तो आधार कार्ड जरूरी है। आज सरकार के पास सबका डेटा बेस है, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में मिल चुके हैं, आप जानते हैं, इनकम टैक्स भी फाइल करते हैं। क्यों ना सरकार आधार कार्ड के बेस पे किसानों से डायरेक्ट फसल को खरीदे, एमएसपी पे खरीदे, एमआरपी पे बेचे, 50% प्रॉफिट किसानों को दे और 50% राजस्व में जमा करे। हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी भारतीय को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंबानी जो लग रहे हैं, क्या जरूरत है? आप समझ रहे मेरी बात को? इसी को गवर्नमेंट ही ले ले, इसी अपने अंडर ले ले। जो जिस तरीके से आप लोग समझा रहे हैं कि ये काला कानून इसलिए है, तो सरकार इस चीज को कंफ्यूज क्यों कर रही है? लोगों तक ये बात भाई वो तो सीधा दे के बात बताओ। कल मोदी जी ने कहा है राज्यसभा में, था, है और रहेगा। भाई था है तो रहेगा, हमने मान लिया। एमएसपी तो एक चीज है, नहीं समझ रहे, वो थिंग है एक, नहीं समझ। और जो हमें एमएसपी से जो इन्होंने कर रखा है, अब मक्का की एमएसपी है 1968 रुपए कर रखी है इन्होंने, बिकी 900 रुपए में, तो एमएसपी का फायदा क्या हुआ? हम वही तो कह रहे हैं कि कानून बना दो, गारंटी मिल जाए हमें कि हमारी इतने में 1968 रुपए में ही मिलेगी। सीधा सा जवाब है। मैं एक बात बोलता हूँ, आप समझिएगा, रेलेवेंट कीजिए। अगर आप इसका जवाब चाहते हैं ना, तो आपको इसको तुलना करनी पड़ेगी। अभी मैंने आपके एक सवाल में 2 चीज़ों का तुलना किया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डेटा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ योर क्रॉप्स, निजीकरण आपके इंटरनेट के डेटा का और निजीकरण आपके फसलों का। अब एक और बात कर लेते हैं सर, निजीकरण के ऊपर ही हम बात आ जाते हैं। आज आप 30 रुपए का पेट्रोल है, पेट्रोल की जो कीमत है, परचेजिंग वैल्यू, दैट इज 30 रुपीज पर लीटर, 30 रुपए प्रति लीटर, उसमें 70 रुपए का टैक्स लगता है, 100 रुपए। और वो सरकार हमसे बगैर पूछे 70 रुपए का टैक्स लगा के हमसे इतने सालों से वसूल रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे कोई भी रहो। लिया तो गया, अब तो ये 100 कर रहे हैं। एक जमाना था जब स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियां भेजी थी माननीय मोदी जी को, उनको, मनमोहन सिंह जी को। क्यों? क्योंकि पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, लेकिन आज 100 रुपए हो गया। स्मृति ईरानी अब भी चूड़ियां भेजना चाहती हैं, पर बेचारी भेज नहीं पा रही है। पता है क्यों? नहीं सुनिए, इसका जवाब दे लीजिएगा। इसलिए चूड़ियां नहीं भेज पा रही है क्योंकि ये जो फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद में जो चूड़ियां बनती है ना, आधे से ज्यादा फैक्ट्री बंद हो गई है। क्या पता अदानी जी चूड़ियां बनाना शुरू कर दे। लॉजिकल क्वेश्चन है। सारे इंडस्ट्रीज हाशिए में है, सारा प्राइवेटाइज केवल 2 या 3 परिवारों का है, केवल रेलवेज की बात नहीं है। अच्छा, जिस तरह से अभी जो बजट आया था, देखो हाँ, बजट आया है, अब मैं बता देता हूँ। उसमें फिर किसान बदनाम किया है। नहीं क्या किया है? 4% सेस लगाया है डीजल पे और पेट्रोल पे, लगाया है। अब एक बात बताओ, ऊपर फाइल पे लिख दिया किसान, नीचे फाइल उसी के अडानी और अंबानी के नीचे जो कागज लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? 4% है। 4% कौन? एंड यूजर देगा ना टैक्स, तो नहीं समझ रहे, एंड यूजर देगा सारे टैक्स जो उस पर लगा है। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, या मैं बिल्डर हूँ, तो मेरा तो जस्टिफिकेशन है, एक्सकेलेशन में तो गवर्नमेंट से तुरंत ले लूंगा। 4 रुपए बढ़ते ही तुरंत मैं बोल दूंगा। ट्रांसपोर्टर है, वो तुरंत ट्रांसपोर्ट बढ़ाएगा, अपना रेट बढ़ा देगा। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो तुरंत नहीं बढ़ा देगा। जैसे 4 रुपए बढ़ेंगे वो तुरंत ही अपना बढ़ा देगा। किसान का बताओ, किसान कहाँ से बढ़ाएगा? अब एंड में जब सबने बढ़ा लिया तो सबने तो ले लिया गवर्नमेंट से ही, कौन बचा? किसान। किसान कैसे ले? वही पैसा किसान से ही लेके किसान को ही दे रहा है। यही एमएसपी है।
किसान जो 4% सेस लिया था, जब दिया ही किसान ने अकेले ने, कोई एम्प्लॉय ने नहीं दिया, किसी ने जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको वो मिल जाता है महंगाई भत्ता, समझ रहे हैं, TADA मिल जाता है, TADA मिल गया, उसको तो मिल गया 4%, जैसे ही बढ़ाया इसने 4 रुपए। और उसने इंडस्ट्रियल जो चला रहे हैं, उसने अपनी इंडस्ट्री का जो मशीनरी बना रहा है उसमें बढ़ा दिया, ट्रांसपोर्टर ने बढ़ा दिया, कौन बचा? किसान। ये किसान से ही लिया, किसान का ही पागल बना दिया। फिर क्या लग रहे हैं कागज? वही लग रहे हैं ना, सरकार के समझना होगा, बड़ा बनाया पागल, ये ऐसे बनाता है। एक स्ट्रेटेजी और है, मेरी बात सुनिए, कान को पकड़ना है तो सीधे ही पकड़ लीजिए, बार बार घुमा के मत पकड़िए, पहला। अच्छा, दूसरी एक बात, आपको एक बात, आप एक युवा पत्रकार हैं, आप सभी, आपको पहले इस टेन्योर को समझना होगा कि ये सभी बिल जो हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से क्यों किया जा रहा है। आप समझिएगा, कोरोना काल में PM केयर फंड बना, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष तो सालों पहले बना हुआ है, और वो PM केयर फंड बनते ही वो RTI के दायरे से बाहर हो गया। समझिएगा इसका तात्पर्य क्या है। दूसरी बात पे आते हैं, कोरोना काल में आते ही इन्होंने फास्टैग लागू कर दिया। फास्टैग क्या कोरोना में जरूरी था? जब लोग घर से बाहर निकल ही नहीं रहे थे तो फास्टैग की क्या जरूरत थी? और अब ताजा उदाहरण देखिए, इसी कोरोना काल में इन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पकड़ लिया, फिर 1000 से की सिक्योरिटी। अरे भाई, हम कौन सा अफगानिस्तान युद्ध में जा रहे हैं? हम कौन से साइबेरिया जा रहे हैं? हम कौन से सीरिया जा रहे हैं जो हमारी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी प्लेट चाहिए? लॉजिक समझिएगा, आपकी प्रणाली मजबूत होनी चाहिए, लेकिन इनको उसमें भी पैसे चाहिए। कोरोना काल में विभिन्न तरह के चालान, आज जो विभिन्न तरह के चालानों में बच गया है ना, तो समझ लीजिए मौत के कुएं से बच के आए हैं आप। सौभाग्यशाली महसूस कर लीजिएगा। अगर स्पीड का चालान नहीं कटा, मास्क का चालान नहीं कटा, 3 आदमी से ज्यादा गाड़ी में बैठ गए तो चालान नहीं कटा, फास्टैग का नहीं कटा, और अब ये ताजा सिक्योरिटी प्लेट। इस सरकार को केवल इनकमिंग है, इस सरकार का जनता के लिए आउटगोइंग कुछ भी नहीं है। NHI की रोड है या PWD की रोड है, सब ठेके पे दे रहे हैं ये, और बेच दी है कुछ ज्यादा, सुनो बहुत सारी बेच दी हैं NHI की जो रोड है। अब वाहन जो लेगा किसान 10 साल से ज्यादा ट्रैक्टर नहीं चलाएगा, है ना, उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। और फिर रोड टैक्स भी ले रहे, फिर पार्किंग टैक्स भी ले रहे हो, फिर उसके बाद में वो जो टोल लगा दिए, टोल टैक्स भी ले रहे हो। भैया एक चीज का क्या बार लोगे? किसानों पे आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि लगातार बार उनके हर भाषण में होता है कि ये बिल जो है ऐतिहासिक है और किसानों के हित में है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? 70 सालों में किसानों की दुर्दशा बदली या नहीं? जी, मैं आपको 2-4 चीजें बोलूंगा, आप समझिएगा बहुत अच्छे से। आज तक कभी इनकी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने कोई गलती की है? ठीक है, बताओ। आज तक कभी इन्होंने अपनी किसी चीज की कीमत कम आकी है? नहीं। इन्होंने बोला अच्छे दिन आएंगे, आए। इन्होंने बोला 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी बनी? नहीं। इन्होंने बोला 5 लाख करोड़ हमारा GST में कलेक्शन हो गया। अगर सच में कलेक्शन हो गया तो मेट्रो के नाम से जापान सरकार से 1 लाख करोड़ का लोन क्यों है? 1 लाख करोड़ का लोन, यानी 20 साल के लिए हम गुलाम। और जितना 60 साल में लोन लिया गया था, उतना इन्होंने उससे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। और सुनिएगा, 6 साल में क्या आप में से कोई भी एक ऐसा जर्नलिस्ट इस बात को सवाल उठाएगा? ये सवाल उठाइएगा। इस सरकार के पहले तक हम RTI से अपने इंक्वायरी करते थे, RTI का जवाब आता था। अब RTI का जवाब नहीं आता, और तो और छोड़िए, अब जो राहत कोष में हम दान दे रहे हैं वो भी RTI से बाहर हो जा रहे हैं। कारण है, मैं इसका बता देता हूँ। इसका एक तरीका था, इन्हें मालूम था कि हो सकता है आने वाले टाइम में अब हमारी सरकार ना आए, जो विभिन्न ठेके दे के अपने पार्टी के लिए फंड, ये कोरोना के नाम पे चालान पार्टी के लिए, फास्टैग का नाम का, पेटीएम का अचानक से उठना। ये भारत की पहली सरकार है और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 23 सरकारी कंपनी बेच दिए, एक भी सरकारी कंपनी लगाया नहीं। ये पहले सरकार है, पहली। स्कूल कॉलेज नहीं बना। सुनिए, और आज भारत जो कि शिक्षा जगत का बेताज बादशाह रहा है, बेताज बादशाह, हमने विश्व को नालंदा दिया, वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और आज भारत का एक भी